तो जैसा कि हमने देखा कि लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो ATP, NADPH और O2 है, जिसमें से कि O2 तो डिफ्यूज आउट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट से बाहर, ठीक है, और बचते हैं ATP और NADPH। तो इस ATP और NADPH का क्या होता है, ये अब अगली प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस फेज में शुगर या फिर ग्लूकोज कह लें या कार्बोहाइड्रेट कह लें, उसकी सिंथेसिस होती है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है और सिंथेसिस की प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली लाइट पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ ये लाइट के रिएक्शन के थ्रू जो इन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनको ये यूज करती है, उसके होने की वजह से उनके प्रेजेंस में ही ये आगे की प्रोसेस हो पाती है। इसीलिए ये लाइट रिएक्शन, लाइट की इसको जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंड जरूर है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो ATP और NADPH बनता है वो अब आगे के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस अगले रिएक्शन में CO2 और H2O के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी, जिसमें कि ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, उनका होना नेसेसरी है। तो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होता है तो ये आगे का रिएक्शन जो बायोसिंथेटिक फेज है या जो डार्क रिएक्शन है वो होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, कि जो ATP और NADPH हमें लाइट रिएक्शन से मिल रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे, और बंद होने के बाद धीरे धीरे करके ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ATP और NADPH कहाँ यूज होती है और कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो CO2 है और H2 है वो कंबाइंड होकर के CH2 और इसके, या इसको हम कह सकते हैं कि शुगर के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद, तुरंत के बाद बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए गए। तो रेडियो आइसोटोप का यूज इसलिए किया जाता था कि उससे हम किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी, जैसे एक कार्बन एटम है या कोई भी एटम है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि रिएक्शन में कैसे कैसे ये फॉरवर्ड हो रहा है, कैसे कैसे ये आगे को जा रहा है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका पूरा हम रूट पता कर लेते हैं कि किस रूट से वो आगे को फॉरवर्ड हो रहा है। तो मेल्विन केल्विन ने इस पूरे प्रोसेस को, ये जो आप आगे सुने जिसके बारे में डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने C14 रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज किया और उन्होंने एल्गी के ऊपर या एल्गल फोटोसिंथेसिस की स्टडी किया, और उसमें देखा कि कैसे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, और ये बताया कि जो CO2 का फिक्सेशन होने पे फर्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो है 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये जो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था वो था 3 PGA या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और मेल्विन केल्विन के जो बाद में जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके वर्क के नाम पे ही इस साइकिल को, जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको कहा केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में उस पूरे सीक्वेंस को, जहाँ पे आप सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, ये पूरी चीज को डिफाइन किया गया है कि किस तरह से कार्बन फिक्स होकर के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में चेंज होती है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे कि ये चीज कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते गए ये देखा गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन कंपाउंड ना होकर के 4 कार्बन कंपाउंड था। तो 4 कार्बन कंपाउंड बाद में जो आइडेंटिफाई हुआ वो क्या था, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो ऐसे प्लांट जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं उनको हम लोग C3 कंपाउंड बोलते हैं, और जो और उस पूरे साइकिल को, उस पूरे पैथवे को, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं C3 पैथवे। तो ऐसे प्लांट जिनमें C3 साइकिल या C3 पैथवे होता है उनको हम लोग बोलते हैं C3 प्लांट्स। और ऐसे कार्बन जिनमें, ऐसे प्लांट्स जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है उसको हम लोग C4 प्लांट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं C4 पैथवे या C4 साइकिल। तो C3 where first stable product is 3 carbon compound, and C4 where first stable product is 4 carbon compound. 3 carbon compound is 3 phosphoglyceric acid, 4 carbon compound is oxaloacetic acid. जैसा कि आप जानते हैं कि oxaloacetic acid में 4 कार्बन होते हैं।
तो इसी के बेसिस पे हम लोग C3 और C4 प्लांट या C3 C4 पैथवे को डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि C3 साइकिल क्या है और C4 साइकिल क्या है। तो अब एक चीज यहाँ पे और हम डिस्कस करना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में बन रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है। तो इसका मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी प्रोडक्ट या जो कंपाउंड रिसीव कर रहा है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है वो होना चाहिए 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन कंपाउंड और एक CO2 मिलकर के 3 कार्बन कंपाउंड बना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में ये जो जब रिसर्च होने लगी तो ऐसा पता चला कि अरे नहीं, ये तो 5 कार्बन कंपाउंड है। जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड यहाँ आप देख रहे हैं राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट, ये एक्चुअली 5 कार्बन कंपाउंड है और ये CO2 उसके साथ जुड़ करके 3 कार्बन कंपाउंड बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई, इंटरेस्टिंग बात हो गई कि ये कैसे हो रहा है। ये 5 कार्बन है, ये एक कार्बन और हो गया तो यहाँ होना चाहिए 6 कार्बन, लेकिन ये है 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसी चीज को हम जब C3 साइकिल को और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि ये 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करके 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से 6 कार्बन यहाँ भी हो गया, 6 कार्बन यहाँ भी हो गया। तो हम लोग अब केल्विन साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं और किस तरह से इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है। Kelvin and his co-workers worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner। तो केल्विन और उनके जो co-workers थे उन्होंने ये पूरे जो पैथवे था उसको वर्कआउट किया और ये शो किया कि ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो एक साइक्लिक मैनर में होती है। इसीलिए बाद में उनके नाम पे इसको केल्विन साइकिल बोला जाने लगा। ठीक है। और इसमें आप देखते हैं कि साइक्लिक मैनर में क्या होता है कि कोई चीज रिजनरेट हो जाती है बार बार। कोई साइक्लिक मैनर का मतलब होता है कि वही कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिजनरेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये साइक्लिक मैनर है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा रिजनरेट होता है? राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट, या इसको शॉर्ट में हम लोग RUBP भी कहते हैं। तो ये RUBP यहाँ पे बार बार रिजनरेट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ये साइकिल तो पूरी मूव कर रही है और इस तरफ एक साइड में यहाँ पे शुगर का या सुक्रोज का या स्टार्च की सिंथेसिस भी हो रही है। मेनली इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे शुगर की सिंथेसिस हो रही है। और शुगर क्या है? ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। नॉर्मली जैसे कि ग्लूकोज का C6H12O6 फार्मूला होता है, तो उस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड का यहाँ पे सिंथेसिस होना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है केल्विन पैथवे, ये कहाँ ऑपरेट कहाँ होगी? ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में। जिस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी वहीं पे ये केल्विन साइकिल भी होगी। और C3 C4 पैथवे के बारे में आप समझ गए। यहाँ पे हम लोग C3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं C3 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है। तो अब हम लोग स्टेप वाइज इसका पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसमें जो पहली स्टेज है वो कार्बोक्सिलेशन है। तो कार्बोक्सिलेशन है क्या चीज? कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। और ये केल्विन साइकिल की सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि इसमें CO2 यूटिलाइज होती है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। यानी RUBP के साथ CO2 यहाँ पे अटैच हो रहा है और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरह से ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, है ना। तो ये रिएक्शन जो होता है क्या हो गया यहाँ पे? मतलब कि RUBP जो है वो CO2 के प्रेजेंस में CO2 से अटैच हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है उसको हम लोग बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। एक्चुअली इसको हम लोग जो पूरा नाम एंजाइम का उसको हम लोग बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज या शॉर्ट में इसका एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को मतलब होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
क्यों बोलते हैं इसको ऑक्सीजनेज? क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी रखता है, यानी ऑक्सीजनेशन को भी प्रमोट करता है। कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड के अटैचमेंट को, एडिशन को तो ये कैटलाइज करता ही है, ऑक्सीजनेशन को भी कैटलाइज करता है। इसीलिए इसको हम लोग रुबिस्को या आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉमनली पूछा जाता है आपसे कि इसको क्यों हम लोग ऑक्सीजनेज कहते हैं। इसके अलावा जो है कि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे वो है रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आपने देखा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होकर के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का अटैचमेंट। तो जो एटीपी है और NADPH है, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट था लाइट रिएक्शन का, वो यहाँ पर अब आएगा और यहाँ पे एटीपी और NADPH इससे अटैच होकर के यहाँ पे ADP में चेंज हो जाएगा और NADP, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें एंट्री कर जाएगी, अटैच हो जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फास्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of cycle are required for formation of 1 molecule of glucose from the pathway। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होंगे, तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये जिस 6 बार हो इस तरह से, तब जाके एक सुक्रोज या ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज का फार्मूला वो क्या है? C6H12O6। सबसे कॉमन जो आपका ग्लूकोज है या सुक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है? यहाँ पे हमारे कार्बन है 3। तो होगा क्या यहाँ पे कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है, और दूसरी चीज, एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यहाँ पे CO2 है, CO2 क्या है? ये सिंगल CO2 है। क्योंकि भाई देखिए RUBP तो यहाँ पे बाद में फिर से अलग हो जाएगा, है ना? भले इसमें 5 कार्बन है लेकिन ये तो वापस से रीजनरेट हो रहा है। मेन जो फिक्स हो रही है वो CO2 ही हो रही है, RUBP तो वापस से आ जाएगा अपने जगह पे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका कार्बन इसमें इस ग्लूकोज में आएगा। जो भी कार्बन आएगा वो किसका आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पर भी 6 कार्बन होने चाहिए, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होने चाहिए। यानी ये प्रोसेस 6 टाइम हो, या यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो, तो फिर क्या होंगे? वो कार्बोक्सिलेशन करेंगे RUBP का, फिर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल आप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे, फिर वो रिड्यूस होंगे, रिड्यूस होकर के ट्रायोस फास्फेट बनाएंगे, और वो ट्रायोस फास्फेट फिर 1 मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज में चेंज होगा, C6H12O6 में चेंज होगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो NADPH पे जो हाइड्रोजन थी, अब वो यहाँ पर यूज होगी, यहाँ पे अटैच होगी। तो हमने जैसा देखा था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो वहां पे NADPH है वो यहाँ पे अब कंज्यूम हो गई, जो ATP बना था वो भी यहाँ पे कंज्यूम हो गया। हालांकि ATP का आगे भी रूल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका ट्रायोस फास्फेट बना, ट्रायोस फास्फेट में अगर हम पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में लें, पहले पूरी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये कार्बन का कैसे कैसे इसमें पूरा साइक्लिंग होती है। तो इसमें जो थर्ड स्टेप है वो है रीजनरेशन। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम उसको देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है। तो रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। तो रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। तो कहने का मतलब क्या है कि रीजनरेशन का मतलब ये जो RUBP है इसका वापस अपनी जगह पे आ जाना, वापस से क्रिएट हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। फिर से आ जाना RUBP का, यही आपका रीजनरेशन है। और इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए, चूंकि ये थोड़ी क्रूशियल प्रोसेस है, तो इसके लिए ATP का होना जरूरी है ना, फास्फोराइलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप इसमें अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके मॉलिक्यूल में एक फास्फेट ग्रुप का अंतर है, और वो फास्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? ATP से। ATP अपना एक फास्फेट ग्रुप इसको देता है और ये चेंज हो जाता है RUBP या ट्राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट में, ये ADP से ADP बन जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस आपने देखा कि इसमें 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड
रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अटैच होना, और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का अटैच होना, और रीजनरेशन का मतलब आरयूबीपी का वापस से रिक्रिएट होना, रीजनरेट होना। इस तरह से पूरी प्रोसेस है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं वो केल्विन साइकिल में एंट्री करते हैं। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, है ना, हम ये बात करते हैं कि एक सिंगल CO2 के लिए, एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को हम क्लियर कर लें तो फिर हमें और चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक CO2 मॉलिक्यूल अगर यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है हमें, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, तब जाके ये हमारी पूरी प्रोसेस बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, यहाँ हमने इसमें डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन एक्चुअली ये जरूरी है कि हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल का NADPH हो। अब हम पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे होता है सारा प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ पे हम, जैसा कि हमने देखा, ये 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होना है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अगर 6 कार्बन हम ले लें तो क्या होगा, 6 कार्बन हम इसके ले लें, 6 मॉलिक्यूल ले लें हम कार्बन डाइऑक्साइड के, और इसके हम लोग ले लें 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के भी ले लें। तो आरयूबीपी में ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, आरयूबीपी इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। तो 6 मॉलिक्यूल अगर हम इसके लेंगे तो कितने कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, 30 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 6 मॉलिक्यूल होंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 36 हो गए। मेरी बात को आप फिर से समझिएगा, अगर हम राइबोलोज 1,5 फास्फेट के बिस्फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल ले लें तो इसके अंदर जो कार्बन है वो कितनी है, 5 है। तो टोटल कार्बन कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और इसके भी 6 मॉलिक्यूल ले लें तो ये 6 कार्बन, तो टोटल 30 और प्लस 36 कार्बन हो गए यहाँ पे। अब 36 कार्बन यहाँ पे हो गए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 3-फॉस्फोग्लिसरीक एसिड बन रहा है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 12 मॉलिक्यूल होंगे, है ना। 12 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इस पोर्शन में कितने कार्बन है, 36 कार्बन है, तो यहाँ भी 36 होने चाहिए। चूंकि ये 3 कार्बन है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 12 मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके 12 मॉलिक्यूल हो गए। फिर इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर के फिर क्या होगा, यहाँ पर उसमें से जो आपका 6 कार्बन है वो तो चले जाएंगे नीचे की तरफ, 6 कार्बन कंपाउंड इसमें से अलग हो जाएगा। बाकी जो ये जो ट्रायोस फास्फेट है इसमें पूरे 36 कार्बन मौजूद है। ठीक है, ट्रायोस फास्फेट इसलिए बोला है कि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे ATP इसमें जुड़ चुका है, फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ चुका है, इसलिए इसको अब हम बोलते हैं ट्रायोज फास्फेट। तो ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन, और फास्फेट का मतलब इसमें फास्फेट यहाँ से ATP के थ्रू जुड़ी हुई है। तो इसमें से 36 कार्बन में से यहाँ पे अभी जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने कार्बन है, 36 कार्बन है। ठीक है, तो टोटल 36 कार्बन है। तो इसमें से 6 कार्बन अलग हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा 30 कार्बन। तो 30 कार्बन वापस से बना लेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी, और एक यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम अगर सिंगल मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम 6 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, इसका भी 6 मॉलिक्यूल ले लें, इसका भी 6 मॉलिक्यूल ले लें, तब हमारी पूरी प्रोसेस बैलेंस हो जाएगी। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए, 6 मॉलिक्यूल हमने इसका लिया, 6 मॉलिक्यूल इसका लिया, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बने, 12 मॉलिक्यूल बने। फिर इन 12 मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ तो यहाँ पर भी 12 मॉलिक्यूल बने। 12 मॉलिक्यूल में से 6 कार्बन का एक कंपाउंड अलग हो गया, तो अब यहाँ पे जो कार्बन का नंबर बचा वो 30 बचा, और 30 यहाँ पे वापस से आपका बन गया, उतना है, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है और 6 मॉलिक्यूल, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने एक आपको जनरल आइडिया दिया कि कार्बन का नंबरिंग कैसे, मतलब कितना कार्बन कहाँ कंज्यूम होता है और कितना कार्बन ग्लूकोज में चेंज होता है और कितना कार्बन रीजनरेट होकर के वापस हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम तो पूरे C3 साइकिल में अगर हम इनपुट की बात करें तो क्या क्या इनपुट है, 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH। आउटपुट क्या है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 18 ADP एंड 12 NADP। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट है। दूसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर
यहाँ पे ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं और इधर क्या होगा, ये 6 मालिक्यूल आपका होगा राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट, तो यहाँ पे क्या होगा 12 मालिक्यूल इसके होंगे क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड था तो 2 ATP और 2 NADPH था, अगर यही 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो 12 ATP और 12 NADPH होगा, और यहाँ पर भी 12 ADP और 12 NADP होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपका प्रोसेस है। अब इस 2 ATP और 2 NADPH के का अगर हम 6 कार्बन लेके चल रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 होगा। यहाँ पे 6 कार्बन ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 ATP ही यूज होगा, तो 12 ATP और 6 ATP कितना होगा 18 ATP। ठीक है, ये जो साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट के 6 मालिक्यूल हैं और इस प्रोसेस में 6 ATP ही यूज होती है, तो इस तरह से टोटल ATP अगर हम देखें तो 12 इस साइड में हो गया और 6 इधर हो गया, तो कुल 18 हो गए, और NADPH कितना होगा 12 होगा। तो ये हम चाहे इस तरह से देख लें, सिंगल मालिक्यूल को लेके चलें तो 2 ATP और 2 NADPH होगा और इधर सिंगल ATP होगा, या फिर अगर 6 को लेके चलेंगे तो 12 ATP 12 NADPH और यहाँ पे 6 ATP। तो इस तरह से टोटल आपका इनपुट और आउटपुट का ये रेशियो है, इसको आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक सुक्रोज या ग्लूकोज मालिक्यूल इससे बाहर आ जाता है, तो ग्लूकोज कितना मालिक्यूल होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है। सुक्रोज एक्चुअली पॉलीमर है उस ग्लूकोज का ही, तो इसमें ज्यादा कार्बन होता है, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेटिव है कि हाँ एक ग्लूकोज मालिक्यूल का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह है। तो बेसिकली जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का होता है, ग्लूकोज का होता है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरह से ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH का पूरा एक आपको चार्ट मिल गया यहाँ पे।